तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले सवाल अक्सर उलझा देते हैं, है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज इस पूरे टॉपिक को हम मिलकर एकदम मक्खन जैसा आसान बना देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे पाचन के सुपर हाईवे को, फिर बात करेंगे एंजाइम्स की जो असल में केमिकल कैंचियों की तरह काम करते हैं। इसके बाद मिलेंगे पाचन की सपोर्ट टीम से, फिर समझेंगे कि कार्ब्स, प्रोटीन और फैट आखिर टूटते कैसे हैं, और सबसे आखिर में एक जबरदस्त फाइनल एग्जाम रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, पाचन का सुपर हाईवे। मतलब जो खाना हम खाते हैं वो शरीर में आखिर किस रास्ते से गुजरता है। चलिए इस पूरे रास्ते का, इस सुपर हाईवे का एक मैप देखते हैं। देखिए, पाचन का मतलब बहुत सीधा है। बड़े बड़े खाने के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे एब्जॉर्ब हो सकने वाले मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, बस। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये बहुत जरूरी है। पाचन से सीधे एनर्जी नहीं मिलती, नहीं, वो काम तो रेस्पिरेशन का है। पाचन का काम तो बस एक बड़े से पत्थर को छोटे छोटे कंकड़ में तोड़ने जैसा है, ताकि शरीर उन्हें बाद में इस्तेमाल कर सके। तो ये है वो रास्ता। खाना सबसे पहले मुंह में आता है, फिर पेट में, उसके बाद छोटी आंत और फिर बड़ी आंत में। अब ये जो पूरा रास्ता है ना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मतलब किस स्टॉप पर क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन, वो कौन सा अंग है जहां सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम पाचन और एब्जॉर्प्शन होता है? और यहीं पर एक मजेदार बात है, हमारी आंतों के नाम बड़े धोखेबाज हैं। जिसे छोटी आंत कहते हैं ना, वो असल में काम और लंबाई दोनों में बहुत बहुत बड़ी है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत, नाम से धोखा मत खाइएगा। असली हीरो है छोटी आंत। सारा का सारा मैक्सिमम पाचन और एब्जॉर्प्शन यहीं होता है। भले ही ये डायामीटर में पतली हो, लेकिन लंबाई में, अरे ये तो करीब 20 फीट लंबी होती है। वहीं बड़ी आंत का मुख्य काम पाचन नहीं, बल्कि सिर्फ पानी सोखना है। तो बस एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं। सेक्शन 2, एंजाइम्स। ये वो केमिकल कैंचियां हैं जो पाचन का असली जादू करती हैं। देखते हैं कि ये हैं क्या और काम कैसे करती हैं। तो एंजाइम क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन है जो बायो कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को हजारों गुना तेज कर दे, लेकिन खुद उसमें खर्च ना हो। इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये सुपर फास्ट मजदूर हैं जो खाने के बड़े बड़े टुकड़ों को इतनी तेजी से तोड़ते हैं कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। इनके बिना पाचन लगभग नामुमकिन है। और हर एंजाइम का अपना एक खास टारगेट होता है, बिल्कुल ताला चाबी की तरह। जैसे एमाइलेज सिर्फ स्टार्च पर काम करेगा, वो भी मुंह में। फिर पेट में पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन को टारगेट करेगा। छोटी आंत में ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पर ही काम करता है। लाइपेज का काम है फैट को तोड़ना, और लैक्टेज, सुक्रेज जैसे एंजाइम खास तरह की शुगर को तोड़ते हैं। ये सारे नाम और इनके काम एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। हाँ, मुझे पता है छोटी आंत के इतने सारे एंजाइम्स के नाम याद रखना मुश्किल हो सकता है, तो एग्जाम के लिए ये एक छोटी सी ट्रिक है, एक निमोनिक, जैसे ये MISLED नीना वाला। इसमें हर अक्षर एक एंजाइम का नाम बताता है। इस तरह की ट्रिक से परीक्षा में कुछ भी भूलने का चांस ही नहीं रहता। अब बारी है सेक्शन 3 की। चलिए मिलते हैं पाचन की दुनिया के उन 2 सुपर हीरोज से जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम संभालते हैं, यानी हमारा लिवर और पैंक्रियाज। ये दोनों अंग सच में पावर हाउस है। एक तरफ है लिवर जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये फैट पचाने के लिए बाइल यानी पित्त बनाता है, और दूसरी तरफ है पैंक्रियाज जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बनाता है। मतलब एक ऐसा जबरदस्त कॉकटेल जिसमें कार्ब्स, फैट, प्रोटीन सबको पचाने वाले एंजाइम होते हैं। अब बाइल को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जिसे आज हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं। याद रखिए, बाइल बनाता लिवर है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, और सबसे जरूरी बात, इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, 0। तो फिर ये करता क्या है? इसका काम है इमल्सिफिकेशन। आसान भाषा में, जैसे बर्तन धोने का साबुन तेल की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, ठीक वही काम बाइल फैट के साथ करता है, ताकि एंजाइम्स उस पर आसानी से अटैक कर सकें। तो अब तक हमने टीम के सारे खिलाड़ियों से मिल लिया। सेक्शन 4 में अब देखते हैं कि ये पूरी टीम मिलकर हमारे खाने के 3 मेन कंपोनेंट्स कार्ब्स, प्रोटीन और फैट को आखिर तोड़ती कैसे है। और ये टेबल, ये तो एग्जाम के लिए एक गोल्डन चार्ट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए।
सबसे जरूरी बात क्या है कि हर न्यूट्रिएंट का पाचन अलग अलग जगह से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, प्रोटीन का पेट से, और फैट्स का पाचन तो छोटी आंत में जाकर शुरू होता है। ये सवाल कि किसका पाचन कहाँ से शुरू होता है एग्जाम में बार बार आता है। तो इस पूरी तोड़-फोड़ का आखिर मकसद क्या है? मकसद है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की लंबी चेन को तोड़कर उसकी सबसे छोटी इकाई यानी अमीनो एसिड्स बनाना, और इसी तरह लंबे चौड़े कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर सिंपल ग्लूकोज बनाना, जिसे हमारा शरीर तुरंत एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सके। चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, फाइनल एग्जाम रिव्यू। अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे उन फैक्ट्स का जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तैयार? चलिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर, वजन लगभग 1.5 किलो। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कौन बनाता है? पैंक्रियाज। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl कौन बनाता है? पेट खुद। अच्छा, गैस्ट्रिन क्या है? एंजाइम या हार्मोन? ये एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं। और अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? बड़ी आंत का। ये सब सीधे सीधे पूछे जाने वाले सवाल हैं। अब ये 65% का आंकड़ा, ये क्यों जरूरी है? देखिए, शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है ना, उसका 65% हमारी मसल्स में जमा होता है। इसी वजह से एक्सरसाइज करते वक्त हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। बाकी का 35% लिवर में स्टोर रहता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। और ये एक लाइन, ये बायोकेमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, इसे हमेशा के लिए याद रख लीजिए। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। मतलब हर एंजाइम प्रोटीन से ही बना है, पर हर प्रोटीन का काम एंजाइम जैसा नहीं होता। तो हमने देखा कि पाचन मतलब चीजों को तोड़ना, ये एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि शरीर इन टूटे हुए टुकड़ों, इस कच्चे माल से खुद को वापस बनाता कैसे है, रिपेयर कैसे करता है? ये है एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का दूसरा पहलू। इस पर सोचिएगा जरूर, ये कहानी का दूसरा हिस्सा है। नमस्कार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? तो चलिए नवंबर 2025 के वो सारे जरूरी करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, एकदम फटाफट, पॉइंट टू पॉइंट। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे नवंबर की जरूरी तारीखें, फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे। इसके बाद कुछ अहम रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की बात होगी, और आखिर में डिफेंस से जुड़े अपडेट्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले टॉपिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं नवंबर की उन तारीखों की जो इम्तिहान के नजरिए से बहुत बहुत जरूरी हैं। देखिए, डेट्स पर सवाल तो आते ही हैं, तो इस हिस्से पर खास ध्यान देना है। साल 2000 में नवंबर का महीना बहुत बड़ा था, क्योंकि 3 नए राज्य बने थे, और एग्जाम में ना इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़, उसके बाद 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड, और आखिर में 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ झारखंड। ये जो क्रम है ना, 1, 9 और 15 तारीख के साथ, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। अब कुछ और जरूरी तारीखें देख लेते हैं। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे और चिल्ड्रंस डे, ये तो हमें पता ही है, लेकिन 15 नवंबर इस बार बहुत खास था। क्यों? क्योंकि इस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, और ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी। 150वीं जयंती, तो इस पर सवाल बनने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा 26 नवंबर को 2 अहम दिन थे, हमारा 76वां संविधान दिवस और नेशनल मिल्क। तो ये तो हो गई तारीखें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर क्या बड़ी हलचल हुई, खासकर राजनीति और पर्यावरण के क्षेत्र में। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जी हाँ, 10वीं बार। ये एक फैक्ट है जिसे याद रखना है। और साथ में ये भी जान लीजिए कि बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243 हैं। पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत ही अच्छी और जरूरी खबर है। बिहार की गोगाबील झील को भारत का 94वां रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। जब भी कोई नई रामसर साइट जुड़ती है, वो एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक बन जाती है। तो 94वीं साइट गोगाबील झील, बिहार, ये याद रखिएगा। देश की खबरों से अब जरा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा था। बात करेंगे कुछ जरूरी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों और समिट्स की। दुनिया भर में कई देशों और संगठनों को नए लीडर्स मिले हैं। बोलिविया के नए राष्ट्रपति बने हैं रिगोलेगो परेरा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है वो है इंटरपोल के नए अध्यक्ष लुकस फिलिप।
इंटरपोल जैसी संस्थाओं के हेड्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात कुछ बड़ी ग्लोबल मीटिंग्स की। 2025 का G20 समिट कहाँ हुआ? ये हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। और क्लाइमेट चेंज पर होने वाली COP30 समिट हुई ब्राजील के बेलेम शहर में। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट है। हमारे 2026 के गणतंत्र दिवस पर इस बार एक नहीं बल्कि 2 चीफ गेस्ट होंगे। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग ग्लोबल इंडेक्स और रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग कैसी रही। ये रैंकिंग्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक थोड़ा चिंताजनक अपडेट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग काफ़ी नीचे आ गई है। देखिए 2025 में हम 10वें नंबर पर थे और इस साल फिसल कर 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये एक बड़ा ड्रॉप है। इस इंडेक्स की एक बहुत ही अनोखी बात है कि इसमें पहले 3 रैंक हमेशा खाली छोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी देश इतना अच्छा काम नहीं कर रहा कि उसे टॉप 3 में जगह मिले। तो असल में चौथे नंबर पर डेनमार्क ही टॉपर है और भारत की रैंक 23वीं है, जबकि सबसे आखिर में 67वें नंबर पर सऊदी अरब है। लेकिन जहां एक तरफ रैंकिंग गिरी, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत का दबदबा कायम है। यहाँ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, अमेरिका और चीन के ठीक बाद। तो ये एक अच्छी खबर है। एक और इंडेक्स है जहां हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी कानून के राज का सूचकांक। इसमें हमारी पिछली रैंक 79 थी, जो अब गिरकर 86 हो गई है। चलिए अब इंडेक्स और रिपोर्ट्स से हटकर बात करते हैं स्पोर्ट्स की। नवंबर का महीना भारत के लिए खेल के मैदान पर जबरदस्त रहा। साथ ही कुछ बड़े अवार्ड्स की भी बात करेंगे। तो खेल की दुनिया में क्या क्या हुआ? सबसे बड़ी खबर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ये बहुत बड़ी जीत है। टेनिस की बात करें तो डेविस कप का खिताब इटली ने जीता स्पेन को हराकर। और प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। भारत की जीत का जश्न यहीं खत्म नहीं हुआ। पहली बार हुए विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी भारत ने जीता, फाइनल में नेपाल को हराकर। और विमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप में भी भारत ने चीनी ताइपे को शिकस्त देकर अपना परचम लहराया। अब बात कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड्स की। साहित्य के क्षेत्र में बुकर प्राइज मिला है डेविड स्लेजिच को उनके नॉवल फ्लैश के लिए। शांति के क्षेत्र में 2 बड़े अवार्ड्स हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को, और डेटन पीस प्राइज से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही अहम सेक्शन पर, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अपडेट्स। देखते हैं कि देश की सुरक्षा के मोर्चे पर क्या नया हुआ। नवंबर का महीना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से भरा रहा, जो दिखाता है कि भारत की सामरिक साझेदारियां कितनी मजबूत हो रही हैं। यूके के साथ हुई अजय वॉरियर, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और वियतनाम में हुई विनबेक्स। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी है मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें क्वाड देश एक साथ गुआम में अभ्यास करते हैं। और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा कदम है न्योमा एयरबेस। ये लद्दाख में BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इसकी लोकेशन इसे बेहद खास बनाती है। ये LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। स्ट्रेटेजिकली ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए एक नज़र में फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। देश में क्या हुआ? राज्यों की वर्षगांठ, बिहार को मिली नई रामसर साइट और नीतीश कुमार का रिकॉर्ड। दुनिया में कुछ इंडेक्स में रैंकिंग गिरी, लेकिन पावर इंडेक्स में हम तीसरे नंबर पर बने रहे। स्पोर्ट्स में भारत के लिए जीत ही जीत, खासकर महिला क्रिकेट और कबड्डी में। और डिफेंस, कई देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज से हमारी दोस्ती और मजबूत हुई। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ ग्लोबल रैंकिंग्स में भारत की जगह बदल रही है, ऊपर नीचे हो रही है। वहीं दूसरी तरफ खेल और सामरिक ताकत के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में भारत की पहचान इन दोनों में से किस चीज़ से ज़्यादा बनेगी? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं ख़त्म करते हैं।